बादल जी, जरा अपनी माँ से कहे ना कि सुबह सुबह चिल्लाकर मेरे सर पे दर्द ना किया करें। मैं इतने नाजुक पंखों के साथ नदी से भारी पानी उठाने नहीं जा सकती। अगर काम करना है तो ये खुद ही करें। हाँ हाँ पत्नी जी, आप आराम करें। माँ, आप बिजली को क्यों तंग कर रही हैं? वो अभी नई नई आई है, इसे आराम करने दे। बादल के बच्चे तो बिल्कुल अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। याद रखना, अगर आज तेरी पत्नी नदी से पानी लेने ना गई तो मैं इस घर में तुझे और तेरी पत्नी को रहने नहीं दूंगी। अपनी माँ को गुस्से में देखकर बादल कौवा बिजली से कहता है। बिजली जी, बस एक मटका पानी भरकर ला दो। देखो, माँ बहुत गुस्से में है। अगर माँ ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बिजली कौवी चुपचाप मटका लेती है और बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी कमल चिड़िया मटका लिए वहाँ से जा रही थी। बिजली कौवी को देखकर वो वहाँ आती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? देखो ना कोमल बहन, मेरी सास मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मुझे इस तपती धूप में नदी से पानी लाने को कह रही है, जैसे मैं इनकी नौकर हूँ। बिजली बहन, सास तो माँ जैसी होती है। अगर वो घर का काम कहती है तो इसमें बुराई क्या है? चलो, मैं नदी की तरफ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर बिजली कौवी और कोमल चिड़िया अपना अपना मटका उठाती हुई नदी की ओर चली जाती हैं। वो दोनों अपने अपने मटके पानी से भर लेती हैं। बिजली और कोमल चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है। बेटियों, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यासा हूँ। क्या मुझे अपने घड़े से थोड़ा सा पानी पिलाओगी? हट ओ बूढ़े, इतनी मुश्किल से मैंने ये पानी का घड़ा भरा है। अगर तुम्हें पिला दिया तो फिर से भरना पड़ेगा। तो जा, खुद जाकर नदी से पानी पी ले। अरे बिजली बहन, ऐसा नहीं कहते। बाबा जी, आप मेरे घड़े से पानी पी लें। बूढ़ा कबूतर पानी पीता है और इसकी आंखें चमकने लगती हैं। बिजली कौवी की बदतमीजी और कोमल चिड़िया की नेकी देखकर बूढ़ा कबूतर कौवी को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो बूढ़ा कबूतर कोई आम पक्षी नहीं था, बल्कि एक जादुई पक्षी था। वो चिड़िया के मटके को छूता है और मटका चमकने लगता है। बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये मटका तुम्हें देगा। ये तुम्हारी नेकी का सिला है। पापा जी, मुझे भी कोई जादू दे। मेरी सास हर समय मुझसे लड़ती है। कोई ऐसा जादू करे जिससे मेरी सास हमेशा के लिए चुप कर जाए और मैं उस घर पर राज करूं। वो अपने पंख से बिजली कौवी के मटके को छूता है, तभी मटका चमकने लगता है। बहू रानी, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परंतु मैंने तुम्हारे इस पुराने मटके को जादुई मटका बना दिया है। इस मटके में जब तक तुम्हारी सास पानी पिएगी वो बहुत खुश रहेगी, परंतु अगर तुमने झूठ बोला तो ये मटका तुम्हें सजा देगा। अरे वाह, इसका मतलब है अब मेरी सास ये पानी पीकर मेरे बस में हो जाएगी और मैं इस घर पर राज करूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी अपना मटका उठाती है और वहाँ से चली जाती है। घोंसले में आते ही बिजली कौवी अपनी सास को पीने के लिए पानी देती है। माँ जी, ये लें नदी का ठंडा और ताज़ा पानी, पीकर बताएं कैसा है। बिजली कौवी की सास जैसे ही वो पानी पीती है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। जाओ, अब जाकर आराम करो। आज रात का भोजन मैं खुद ही बनाऊंगी और तुम्हारे पंखों की मालिश भी करूंगी। ये देखकर बादल कौवा बहुत हैरान होता है। वाह बिजली, ये तुमने क्या किया? मेरी माँ पर क्या कोई जादू कर दिया? बिजली कौवी ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसकी सास उसकी गुलाम बन चुकी थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब बिजली कौवी के मन में और भी लालच आ जाता है। बादल जी, अब तुम्हारी माँ को यहाँ से निकालने का समय आ गया है। जब तक ये बुढ़िया घर से नहीं जाएगी तो हम इस घर पर राज कैसे करेंगे? जो मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं वो छुपा दो, बाकी काम मेरा है।
अपनी पत्नी की बात मानकर बादल कौवा अपनी माँ के बनाए हुए लड्डू छुपा देता है। शाम होते ही बिजली कभी घर में शोर मचा देती है। शोर सुनकर सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? देखो ना चिड़िया बहन, कितनी मेहनत से मैंने वो लड्डू बनाए थे, परंतु माँ जी सारे खा गई। अब ये बुढ़िया चोरी करने लगी है, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है। माँ जी को अब यहाँ से जाना ही होगा। बिजली कभी जैसे ही झूठ बोलती है तो खुद ब खुद मटका हवा में उड़ने लगता है और बिजली कभी के सर के ऊपर आकर उल्टा हो जाता है और पानी बिजली कभी के ऊपर गिरने लगता है। बादल जी, ये घड़ा मेरे सर पर क्यों उड़ रहा है? बचाओ बादल जी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये मटका ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया बहन, इस मटके से कहो मुझे माफ कर दे। अगर पानी ऐसे ही गिरता रहा तो मैं मर जाऊंगी। लगता है बिजली बहन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मटके जी, बिजली को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। चिड़िया की बात सुनते ही वो मटका वापस नीचे आ जाता है। बिजली कभी पूरी भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दे। नदी पर बूढ़े कबूतर ने कहा था, अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो ये मटका मुझे सजा देगा। मैंने आप पर लड्डू चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दे। अब मैं कभी भी बुरे काम नहीं करूंगी और आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी। अरे मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, सास भी माँ जैसी होती है। ऐसा कहते हुए बिजली कभी की सास बिजली को गले से लगा लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घरों में सच्ची खुशियाँ किसी जादू से नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने, मिलजुल कर काम करने और सास बहू के सच्चे रिश्ते से आती है। बिजली कभी के नखरे खत्म हो गए और वो जंगल की सबसे प्यारी बहू बन गई। जंगल में दोपहर के समय सूरज आग बरसा रहा था। नदी का पानी भी सूख चुका था और पेड़ों पे पत्ते मुरझा गए थे। कोमल चिड़िया एक सूखी टहनी पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। ऐ ऊपर वाले, गर्मी से सब पक्षियों का बुरा हाल है। नदी का पानी भी खत्म हो गया है और बच्चों के लिए पीने को एक भी बूंद नहीं बची। अब तो बस आप ही बारिश बरसा सकते हैं। चिड़िया ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी चीकू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। कोमल बहन, गजब हो गया। कबूतर भैया नदी के उस पार बेहोश पड़े हैं। गर्मी की वजह से उनसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या कबूतर भैया बेहोश हैं? चलो तोते, जल्दी करो, हमें इनकी मदद करनी होगी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता तेजी से नदी के किनारे पहुँचते हैं। कबूतर नीचे गिरा हुआ था। चिड़िया के पास थोड़ा सा पानी था। वही पानी वो कबूतर के मुंह पर छिड़कती है। कबूतर आहिस्ता से आंखें खोलता है। धन्यवाद चिड़िया बहन, अगर तुम न आती तो मेरा दम निकल जाता। देखो आसमान पर क्या हो रहा है। जैसे ही सब पक्षी आसमान की तरफ देखते हैं तो अचानक मौसम बदलने लगता है। नीला आसमान देखते ही देखते गहरे काले बादलों से ढक जाता है। तेज ठंडी हवा चलने लगती है और जंगल में बिजली चमकने लगती है। बादलों के गरज सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, बारिश का मौसम आ गया। अब हमारा जंगल भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। अचानक पहली बार तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और बारिश में नहाने लगते हैं। तभी नदी के बीचों बीच एक पत्थर बाहर निकलता है। उस पत्थर पर एक पौधा लगा था जिस पर एक बड़ा नीला फल था। अरे ये क्या, नदी के बीच में ये पत्थर कहाँ से आ गया और वो नीला फल कौन सा है? कबूतर बोलता है। तोते, मैंने अपने दादा से सुना था कि जब जंगल में शदीद गर्मी के बाद पहली तेज बारिश होती है तो नदी के अंदर से बारिश का एक जादुई पत्थर बाहर निकलता है और इस पौधे पर जो नीला फल लगता है वो अमृति फल है। जो पक्षी भी इसे खा लेगा वो कभी बीमार नहीं होगा और उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वहीं पेड़ के पीछे बिजली और बादल सारी बातें सुन रहे थे। बिजली, सुन रही हो? जो फल खाएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी और वो ताकतवर पक्षी बन जाएगा। वो फल सिर्फ हमारा है।
बादल जी, लेकिन नदी का पानी बहुत तेज है, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। बादल कव्वा किसी की बात नहीं सुनता। वो तेज बारिश और हवा के बावजूद नदी की ओर उस फल के लिए उड़ता है। कोमल चिड़िया बादल कव्वे को देखकर रोकती है। बादल भैया रुक जाओ, आगे मत जाओ, बारिश बहुत तेज है और नदी की लहरें तुम्हें बहा कर ले जाएंगी। तुम सब मुझे रोकना चाहते हो ताकि वो फल मैं न ले सकूं। मुझे वो फल चाहिए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा उस पत्थर की ओर उड़ने लगता है। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचने वाला था तो एक तेज हवा के झोंके से वो नदी में गिर जाता है। पानी बहुत तेजी से बह रहा था, वो भी लहरों के साथ बहने लगता है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, वो डूब रहे हैं। ये सब देखकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। दोस्तों, हमें कव्वे को बचाना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। चिड़िया को वहीं जमीन पर एक लंबी बेल दिखाई देती है। कबूतर भैया, तोते भैया, जल्दी करो, इस बेल का एक कोना तुम अपनी चोंच में पकड़ो और दूसरा कोना मैं उड़ती हुई बादल की तरफ फेंकती हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं और तोता इसे मजबूती से पकड़ेंगे, तुम जाओ। तेज बारिश और तूफान के बावजूद वो तीनों सच्चे दोस्त अपनी जान की परवाह नहीं करते। कोमल चिड़िया उड़कर बेल का कोना बादल कव्वे की ओर फेंकती है, जो पानी में पंख मार रहा था। बादल भैया, इस रस्सी को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़ लो। बादल कव्वा बेल को पकड़ लेता है। फिर कबूतर, तोता और बिजली कवि सब मिलकर उसे खींचते हैं। ऐसे बादल कव्वा पानी से बाहर आ जाता है। तभी बारिश भी थम जाती है, बादलों के पीछे से धूप निकलती है। तभी जादुई पत्थर में से एक आवाज आती है। कव्वे, तुमने लालच की, ये फल सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो। अचानक वो नीला फल टूटकर खुद ब खुद उड़ते हुए चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इस पक्षी को बचाया, जो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानता था। तुम ही इस जादुई फल की असल हकदार हो। दोस्तों, ये फल जादुई है, लेकिन हमारी दोस्ती इससे ज्यादा जादुई है। आज से हम सब पक्षी दोस्त हैं और इस फल को भी हम सब मिलकर ही खाएंगे। कोमल बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और अब मुझे अपना फल भी दे रही हो। मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा। हाँ कोमल बहन, बारिश का ये मौसम हमें हमेशा याद रहेगा कि सच्ची खुशी मिल बांट कर खाने में है। देखते ही देखते वो पत्थर गायब हो जाता है, लेकिन वो जंगल के पक्षियों को हमेशा के लिए एक जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग चुकी थी और छोटे छोटे रास्ते पानी से भर गए थे। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने परिवार के साथ एक बड़े जादुई कद्दू के घर में रहती थी। वो कोई साधारण घर नहीं था। सालों पहले एक जादुई बेल पर उगे विशाल कद्दू को कोमल और चंदू ने घर में बदल दिया था। बारिश हो या तूफान, कद्दू का घर हमेशा सुरक्षित रहता था। उस दिन कोमल, चंदू, मीना और बबलू घर के अंदर बैठे बारिश देख रहे थे। मम्मा, हमारे कद्दू वाले घर में बारिश की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। हाँ, बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर बिल्कुल सुरक्षित लगता है। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का भी एक प्यारा पक्षी हमारी अगली कहानी में आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। क्या पता अगली कहानी में आपका नाम वाला पक्षी सबसे खास किरदार बन जाए। और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय रे हमारी किस्मत, हमारा घोंसला बर्बाद हो गया। कोमल ने खिड़की से बाहर देखा। बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू बारिश में भीगे हुए खड़े थे। उनका घोंसला आधा टूट चुका था। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। चलो बाहर देखते हैं। कोमल को उन पर दया आ गई। कोमल बहन, हमारा घोंसला टूट गया है। ऐसी बारिश में हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। बहुत ठंड लग रही है। कोमल को उन पर दया आ गई। आप लोग बारिश रुकने तक यहाँ रह सकते हैं। हाँ मम्मा, घर तो बड़ा है। बादल और बिजली एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई।
बस आधे घर में रहेंगे। बारिश रुकते ही चले जाएंगे। कोमल ने हामी भर दी। उस दिन सब ठीक रहा। अगले दिन भी सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन से बिजली कौवी का व्यवहार बदलने लगा। ये वाला कमरा तो बहुत अच्छा है। अब से हम इसी हिस्से में रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने सामान पूरे घर में फैलाना शुरू कर दिया। मम्मा, इन्होंने तो हमारा खेलने वाला कोना भी घेर लिया और मेरा बैठने वाला स्थान भी। शायद कुछ दिनों की बात है बेटा, लेकिन कुछ दिन बाद। कोमल, अब तुम लोग पीछे वाले हिस्से में रहा करो। क्यों? क्योंकि आगे वाला हिस्सा अब हमारा है। कोमल हैरान रह गई। ये कैसी बात कर रहे हो? हमने इतने दिनों से यहाँ रहकर इसे अपना घर बना लिया है। लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ, हमने आपको रहने दिया था। अब आधा घर हमारा भी है। ये सुनकर पूरा परिवार दुखी हो गया। उधर बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती मिलने आए। उन्हें सारी बात पता चली। ये तो गलत बात है। मेहमान बनकर आए थे और अब मालिक बनने चले हैं। लेकिन बादल और बिजली किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, मीना की आँख खुल गई। उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? वो धीरे से उठी। बबलू भी जाग गया। दोनों ने देखा कि कद्दू के घर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। इस घर का मालिक कौन है? फिर आवाज़ दोबारा आई। इस घर को किसने बनाया? तभी घर की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। उनमें दिख रहा था कि कैसे कोमल और चंदू ने छोटे कद्दू को बड़ा किया था, कैसे उन्होंने उसे साफ करके घर बनाया था, कैसे मीना और बबलू उसमें बड़े हुए थे। अगली सुबह मीना और बबलू ने सबको ये बात बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी पूरा घर अचानक चमकने लगा। दीवारों पर वही तस्वीरें फिर दिखाई देने लगी। अब बादल और बिजली भी सब देख रहे थे। इस घर के असली मालिक कोमल और चंदू हैं, जिन्होंने मेहनत की, घर उनका है। पूरा जंगल ये देखकर हैरान रह गया। उसी समय घर के सामने कई पक्षी इकट्ठा हो गए। अब तो सच्चाई सामने आ गई। ये घर शुरू से कोमल का था। किसी की दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बादल और बिजली शर्मिंदा हो गए। हमसे गलती हो गई। लालच में हम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुमने पहले ही सच मान लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मा, पापा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुगनू भी सिर झुकाकर खड़ा था। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। बादल और बिजली ने अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने किसी की चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और कोमल का जादुई कद्दू वाला घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। मम्मा, अच्छा हुआ हमारा घर बच गया और जादुई घर ने सच्चाई भी बता दी। बेटा, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सभी मुस्कुराने। हरे भरे जंगल में पिछले 4 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि नदी का पानी अपनी हदें पार कर चुका था और पूरे जंगल की जमीन कीचड़ से भर चुकी थी। वहीं कोमल चिड़िया की सास बहुत अमीर थी। इसके पास ढेर सारा अनाज था, परंतु चिड़िया की गरीबी की वजह से उसने अपने बेटे और चिड़िया को अपने घर से निकाल दिया था। अब वो एक दाना भी अपनी बहू को नहीं देती थी। बिजली, जरा सामने देखो, कोमल चिड़िया और इसके पति चंदू का क्या हाल हो रहा है। देखो तो, सुबह से भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इनके बच्चे भूखे हैं और उनके छोटे से घर की छत भी टपक रही है। बादल जी, ये पक्षी सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। अच्छा हुआ जो मैंने चिड़िया की सास के कान भरे हैं। देखना, अब उस बुढ़िया का वो अनाज हमारा होगा। चंदू जी, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। बाहर तूफान इतना तेज है कि दाना लाने कहीं नहीं जा सकते। क्या हम माँ जी से कुछ अनाज उधार मांग लाएं? कोमल, तुम्हें तो मेरी माँ का पता है, वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। परंतु क्या करें, हमें अपने बच्चों के लिए जाना ही पड़ेगा। बारिश और भी तेज हो जाती है। कोमल चिड़िया और उसके पति चंदू चिड़ा अपने भूखे बच्चों को देखकर बहुत चिंतित थे। इसलिए वो दोनों बारिश में भीगते हुए सामने वाले बड़े पेड़ की ओर जाते हैं, जहाँ चंदू चिड़े की माँ रहती थी।
बिजली और बादल वहीं बैठे चिड़िया की सास के पाँव दबा रहे थे। माँ, बाहर बहुत तेज तूफान है, हमारा घोंसला टूटने वाला है और बच्चों ने कल रात से दाना नहीं खाया। आप अपने अनाज में से हमें 2 दिन का भोजन दे दीजिए। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपको दाना वापस लौटा दूंगा। बंद करो अपनी ये बकवास। चंदू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस गरीब चिड़िया से शादी मत करो। ये चिड़िया तुम्हारी जिंदगी में बदकिस्मती लाई है। अब 4 दिन से बारिश हो रही है तो मेरे भोजन पर नजरें जमा कर आ गए। जरा बिजली और बादल को तो देखो, ये हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे अनाज में से तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। माँ जी, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुन लिया चिड़िया, जाओ यहाँ से, अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दाना सिर्फ हमारे लिए है। अगर तुम्हारे बच्चों को भूख लगी है तो नीचे कीचड़ में जाकर मट्टी चाट लो। चलो कोमल, यहाँ से चलते हैं। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा रोते हुए नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। चंदू जी, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? माँ जी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोमल, चिंता नहीं करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। चंदू चिड़े ने इतना कहा ही था कि अचानक कीचड़ के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। वो दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक सुनहरी बीज चमक रहा था। चंदू जी, जरा यहाँ देखें, इस गहरे कीचड़ के अंदर ये क्या चमक रहा है? ये कोई आम पत्थर या दाना नहीं लगता, इससे तो सितारों जैसी रोशनी निकल रही है। कोमल, ये तो बारिश का जादुई बीज है। मैंने अपने दादा से सुना था कि ये बीज सदियों में एक बार किसी ऐसे पक्षी को मिलता है जिसका दिल बहुत साफ हो। कोमल, चलो इस बीज को लेकर अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं, शायद ऊपर वाला हमारी मदद कर दे। फिर कोमल चिड़िया चंदू चिड़ा वो सुनहरी बीज अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है, सारा कीचड़ इकट्ठा होकर ऊपर उठने लगता है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बन जाता है। वो एक ऐसा जादुई घर था जहाँ बारिश का पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा था और उस घर में भोजन के ढेर लगे हुए थे। जब बच्चे ये सब देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, पापा, हमारा घर तो सबसे सुंदर और पक्का हो गया। ये घर तो बहुत सुंदर है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही। देखो मम्मा, कितना सारा मीठा भोजन है। हाँ मीना बेटी, ये तुम्हारी माँ का सब्र और ईमानदारी है जो आज हमारे बच्चों की जान बच गई। ऊपर वाले का शुक्र है, इसने हमें तूफान में पनाह दे दी। जहाँ कोमल चिड़िया का घर खुशियों से भर गया था, वहीं सामने पेड़ पर बैठे बिजली और बादल उन्हें देखकर जल रहे थे। ये देखकर बिजली और बादल चिड़िया की सास के पास जाते हैं ताकि उसे भड़का सकें। माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठकर चाय मत पियो, जरा नीचे झांक कर देखो। तुम्हारी उस गरीब बहू और बेटे चंदू ने कीचड़ के अंदर कोई जादुई घर बना लिया है और उनका पूरा घर अनाज से भरा हुआ है। आपका अनाज तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है अब वो बहुत अमीर हो गए हैं और आपको भी यहाँ से निकाल देंगे। हाँ माँ जी, बिजली ठीक कह रही है। चंदू तो आपका बेटा है, वो सारा दाना आपका ही होना चाहिए और उस घर पर आपका ही हक है। चलिए हम जाकर उनसे वो घर छीन लेते हैं। क्या उस गरीब चिड़िया की ये मजाल, चंदू की इतनी हिम्मत कि वो अपनी माँ से बड़ा घर बनाए। चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसके घर पर कब्जा करती हूँ। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जैसे ही चिड़िया की सास और कव्वे घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक एक तूफान आ जाता है। बिजली जोर से कड़कती है और एक तेज हवा का झोंका सास के पुराने घर पर गिरता है, जिससे चिड़िया की सास का घर टूट जाता है और उसका सारा दाना कीचड़ में बह जाता है। वो तीनों कीचड़ में फंस चुके थे। वो निकलने की कोशिश करते हैं परंतु नहीं निकल पाते। हाय हाय, मेरा घर टूट गया, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया। चंदू, कोमल, मुझे बचाओ, मैं इस कीचड़ में डूब रही हूँ।
बचाओ बचाओ, कोई हमें इस तूफान से निकालो, हमारे पर भी काम नहीं कर रहे। तीनों ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा आवाजें सुनकर बाहर आते हैं। कोमल, कहाँ जा रही हो? मेरी माँ ने तो हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है और उन कौवों ने भी हमेशा तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। आज कुदरत इन्हें सजा दे रही है। तुम इनके पास मत जाओ, तूफान बहुत तेज है। चंदू जी, वो आपकी माँ है और मेरी सास है। बड़ों की गलतियों पर इनसे बदला नहीं लिया जाता, बल्कि मुसीबत में इनका साथ दिया जाता है। और वो कौवे हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनकी बुराई का जवाब अच्छाई से देना होगा। चलो जल्दी करें। फिर चंदू चिड़ा और कोमल चिड़िया अपनी जान पर खेलकर उन तीनों को कीचड़ से बाहर निकालते हैं और अपने जादुई घर में ले जाते हैं। कोमल चिड़िया उनके पंख साफ करती है और उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। कोमल चिड़िया की मोहब्बत और रहमदिली देखकर वो तीनों पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बुरी सास थी जो मैंने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। कोमल बहन, चंदू भाई, हमने हमेशा तुम्हारी माँ के कान भरे। अगर आज तुम हमारी मदद न करते तो हम इस कीचड़ में ही दब जाते। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। बिजली बहन, माँ जी, आप रोए नहीं। ये घर जितना मेरा है आप सबका भी है। आज के बाद हम सब यहाँ प्यार से रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है और बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। कोमल चिड़िया की नेकी और चंदू चिड़े की समझदारी ने न सिर्फ एक सास का दिल बदल दिया, बल्कि उन मक्कार कौवों को भी हमेशा के लिए अच्छा पड़ोसी बना दिया। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी कोमल चिड़िया। छोटी, प्यारी, मेहनती, पर बहुत अकेली। कुछ महीने पहले कोमल की माँ गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद कोमल बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब उसके पड़ोसी बादल कौवा और उसकी पत्नी बिजली कौवी ने कहा, कोमल बहन, तुम हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर रहेंगे। अकेले कहाँ जाओगी? सच में? आप लोग इतने अच्छे हैं। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, आ जाओ। कोमल उनके घर आ जाती है। पहले सब ठीक लगता है, धीरे धीरे बिजली कौवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। कोमल, उठो, घर में दाना खत्म हो गया, जाओ जंगल से लेकर आओ। जल्दी निकलोगी तो जल्दी मिलेगा। यहाँ रहती हो तो काम भी करना होगा। जी भाभी जी। कोमल चुपचाप उठकर उड़ जाती है। बस इतना? इतनी देर लगाई और इतना ही लाई? कल ज्यादा लाना। हाँ कोमल, थोड़ी मेहनत और करो। ये लोग मुझे रहने की जगह देते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलती। माँ होती तो। चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कोमल रोज की तरह दाना ढूंढने निकलती है। उड़ते उड़ते एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लीची के पेड़ पर। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। पत्तियां पीली, टहनियां सूखी, जड़ें प्यासी, जैसे मैं अंदर से। चलो थोड़ा पानी दे देती हूँ। कोमल पास की नदी से चोंच में पानी भरकर पेड़ को देती है, फिर दाना ढूंढने चली जाती है। अब कोमल रोज जंगल जाती, दाना ढूंढने से पहले उस लीची के पेड़ को पानी देती, पत्तियां पोंछती, टहनियां सहलाती। आज बिजली भाभी ने फिर डांटा। कहती है ज्यादा दाना लाओ, पर मैं कितना लाऊं अकेले? तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ। हम दोनों की खूब बनती है। पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगता है। ये क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उड़ने की कोशिश करती है पर नहीं उड़ पाती। बिजली भाभी को दाना देना है, देर हुई तो डांट पड़ेगी, पर मैं चल भी नहीं पा रही। उस लीची के पेड़ के पास पहुंचती है और वहीं बैठ जाती है। माँ, तुम होती तो आज मुझे इस हाल में कोई नहीं देखता। इन लोगों के घर में रहती हूँ पर कोई नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, थकी हूँ या नहीं, भूखी हूँ या नहीं। मुझे बस काम चाहिए उन्हें, बस एक काम करने वाली हूँ उनके लिए। जादुई पल। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलती हैं। कोमल, रो मत। कौन बोला?
मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ये लीची का पेड़, जिसे तुमने रोज पानी देकर जिलाया। पेड़? तुम सच में बोल रहे हो? जब कोई सच्चे दिल से देखभाल करे तो पेड़ भी बोलना सीख जाते हैं। कोमल, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी थकान देखी है, तुम्हारा अकेलापन देखा है। आज से तुम अकेली नहीं हो। सुनहरी रोशनी उस पर एक लीची से बना छोटा सुंदर घर प्रकट होता है। नरम पत्तियों की छत, फूलों की खिड़कियां, नरम काई का बिस्तर। कोमल उस छोटे घर में जाती है, आंखें चमक उठती हैं। इतना सुंदर! पहली बार सच्चा आराम मिलता है। पेट का दर्द गायब। पेड़ से एक पकी लाल लीची तोड़कर खाती है, आंखें बंद करके। इतनी मीठी, जैसे माँ के हाथ का खाना। कोमल अब उस पेड़ के घर में रहने लगी। सुबह उठती, पेड़ को पानी देती, दाना खुद ढूंढती, पर अब सिर्फ अपने लिए। कोई दबाव नहीं, कोई डांट नहीं। एक दिन कोमल ने उस घर में अपना अंडा दिया। मेरा बच्चा यहाँ पैदा होगा, प्यार से भरी जगह पर। ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहो। यहाँ कोई नहीं डांटेगा, कोई काम नहीं करवाएगा। तुम्हारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा यहाँ। दिन बीतते हैं। अंडे से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कोमल उन्हें लीची की छांव में खिलाती है, उड़ना सिखाती है। अचानक एक दिन जंगल में कड़कदार आवाज। कोमल, कोमल, कहाँ मर गई तुम? कई दिनों से घर नहीं आई, दाना नहीं लाई, हमें खुद काम करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा है? यहाँ मजे से बैठी हो और हम वहाँ भूखे। नीचे उतरो अभी। भाभी जी, मैं बीमार थी। बीमार? बहाना बनाओ। घर में रहती हो, काम करना होगा। उतरो, नहीं तो इस पेड़ को ही तोड़ देती हूँ। अचानक पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। रुको! बिजली कव्वी का पत्थर हाथ में ही रुक जाता है। वो डर से कांपने लगती है। हाँ, और तुम सुनोगी? जब मैं सूख रहा था, मर रहा था, तब किसी ने मेरी परवाह नहीं की। सारे जंगल ने मुझे छोड़ दिया। तब इस छोटी सी चिड़िया ने, जो खुद दुखी थी, खुद अकेली थी, खुद थकी हुई थी, फिर भी रोज मुझे पानी दिया। और तुमने, जब ये बच्ची माँ को खोकर टूटी हुई तुम्हारे दरवाजे पर आई, तुमने उसे घर दिया जरूर, पर उसकी पीठ पर बोझ लाद दिया। उसके दुख को नहीं देखा, उसकी थकान नहीं देखी। बिजली कव्वी का सिर झुक जाता है। ये बच्ची अब मेरी छांव में है। इसके बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। आज के बाद इसे कोई नहीं डांट सकता। ये लो, खाओ और घर जाकर सोचो, क्या तुमने कभी वो किया जो कोमल ने मेरे लिए किया? बिजली कव्वी वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें अपना समझा नहीं, बस काम की मशीन समझा। भाभी जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अब मेरा घर ये है, मेरे बच्चे यहाँ हैं। यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता। तुम सही हो कोमल। शाम की सुनहरी रोशनी, लीची का पेड़ झूम रहा है। कोमल अपने दोनों बच्चों को गले लगाए पेड़ के घर में बैठी है। पहली बार सच्ची मुस्कान। बिजली कव्वी नीचे चुपचाप खड़ी है। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा। लीची का पेड़ और हरा और घना होता जाता है। जंगल में सुबह हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर दाना ढूंढने जा चुके थे, परंतु बिजली और बादल हमेशा की तरह अभी तक अपने घोंसले में खराटे मार रहे थे। तभी चीकू तोता ढोल लिए उनके पास खड़ा होकर बजाने लगता है। ओए बादल, बिजली, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ आया है। अगर इतना सोओगे तो जंगल के सारे मीठे फल दूसरे पक्षी खा जाएंगे। बिजली और बादल शोर सुनकर उठ जाते हैं। ओए चीकू, ये सुबह सुबह अपना ढोल लेकर यहाँ क्यों आ गया है? चल भाग जा यहाँ से। मेरी प्यारी नींद खराब कर दी। हमें कोई जल्दी नहीं है, फल कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। हाँ चीकू, बिजली ठीक कह रही है, हम आराम से जाएंगे। वैसे भी मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है कफेशार, मैं तो तुम्हें उठाने आया था, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल में दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खीर बना रही थी। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी।
और वो खुशबू कौवों के घर तक भी पहुंच जाती है। बादल जी जरा सूंघो तो, कितनी मीठी खुशबू है। ऐसी मीठी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। लगता है कोई पक्षी कोई मीठी चीज पका रहा है। हाँ बिजली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। कोमल बहन, वाह क्या खुशबू है, आज क्या बना रही हो? अरे बादल भैया, आओ बिजली बहन, आज मैं बहुत मेहनत से जंगल के सबसे मीठे गन्ने का रस और चावल मिलाकर शाही खीर बना रही हूँ। लेकिन ये खीर मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों चिड़िया बहन, इतनी मीठी खीर देखकर तो कोई भी नहीं सब्र कर सकता। तुम क्यों नहीं खा रही? क्योंकि बिजली बहन, आज शाम को दादाजी उल्लू का जन्मदिन है। मैंने ये खीर उनके लिए तोहफे के तौर पर बनाई है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। आज उनका मुंह मीठा करवाना हमारा भी फर्ज है। ओह, दादाजी के लिए है। चलो अच्छी बात है। बिजली, चलते हैं। ऐसे बादल कव्वा और बिजली कवि अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, मुझे तो वो खीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो खीर दादाजी उल्लू ने खा ली तो हमारे पंखों में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो कि वो खीर हमारी हो जाए। सोचने दो बिजली, सोचने दो। हाँ, एक रास्ता है। कोमल चिड़िया बहुत भोली है। अगर हम उससे कहें कि दादाजी उल्लू को खीर नहीं बल्कि कोई और चीज पसंद है तो वो खीर हमें दे देगी। हाँ मेरे बादल जी, दिमाग तो तेरा भी बहुत चलता है। चलो अभी चलकर चिड़िया को उल्लू बनाते हैं। कोमल चिड़िया खीर बना चुकी थी। अब वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बादल भैया, क्या जंगल में कोई खतरा आ गया है? नहीं चिड़िया बहन, खतरा नहीं। बात ये है कि हम अभी दादाजी उल्लू के पास से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल उनके दांत में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है। अगर तुम उन्हें ये खीर दोगी तो उनके दांत का दर्द और भी बढ़ जाएगा और फिर वो गुस्से में तुम्हें डांटेंगे। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई और दादाजी तो इसे खा ही नहीं सकते। अब मैं उनके जन्मदिन पर क्या लेकर जाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो चिड़िया बहन? तुम ऐसा करो कि ये खीर हमें दे दो। हम इसे जंगल से दूर फेंक आएंगे ताकि दादाजी इसकी खुशबू से भी परेशान ना हो। और तुम उनके लिए बाग से कुछ नरम नरम नीम के पत्ते तोड़ लो। उनके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बादल भैया, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए खीर की हंडिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से नीम के पत्ते लेने चली जाती है। हा, जीत गए बादल, हम जीत गए। चलो अब इस खीर को अकेले में जाकर खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी खीर की हंडिया लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। रुको बादल, पहले मुझे खाने दो। नहीं बिजली, पहले मैं खाऊंगा। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे थे, तभी चीकू तोता वहाँ आता है। सुनो सभी जंगल के पक्षियों, सुनो। आज शाम को दादाजी उल्लू के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो भी पक्षी सबसे मीठी चीज लाएगा उसे दादाजी सोने का एक सिक्का देंगे। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर रुक जाते हैं। सोने का सिक्का? बिजली, क्या तुमने सुना? हाँ बादल जी, अगर हमने ये खीर अभी खा ली तो हमारा सिर्फ पेट ही भरेगा, परंतु अगर ये खीर हमने दादाजी को दे दी तो हमें सोने का सिक्का मिलेगा। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। चलो इस खीर को संभाल कर रख लेते हैं घर में। शाम को दादाजी को सबके सामने देंगे और फिर हमें मिलेगा सोने का सिक्का। वो कभी हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है। जब वो दोनों कौवे घोंसले से पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं तो तोता घर के अंदर आता है। चीकू के पास दूसरी बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की हंडिया थी जिसमें उसने चूने को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना रखा था जो दिखने में बिल्कुल सफेद खीर ही लग रही थी। बादल, तुमने चिड़िया को धोखा दिया, अब तुम भी मजा चखो। शाम हो जाती है। दादाजी उल्लू का घोंसला रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी, कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर, बुलबुल सभी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मेरे प्यारे जंगल के पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप मेरे जन्मदिन पर आए। कोमल बेटी, तुम्हारे पंखों में क्या है? दादाजी, मुझे पता चला कि आपके दांत में दर्द है, इसलिए मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लाई हूँ ताकि आपका दर्द ठीक हो सके। मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है बेटी, मुझे तो कोई दर्द नहीं। ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरान रह जाती है।